अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक लॉन्ग टॉपिक क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन है रिपल टैंक। तो रिपल टैंक एक बेसिकली डिवाइस है, एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो a device which is used to produce water waves, especially water waves, and to study their characteristics is called रिपल टैंक। अब रिपल टैंक के बाद इसकी नेक्स्ट ये जो अगले दो पैराग्राफ हैं, एक्चुअली ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। आपके सामने ये डायग्राम बनी भी नज़र आ रही है आपको। ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर बेस करता है, वो जो कि ग्लास शीशे की बनी होती है और ज़मीन से इसकी ऑलमोस्ट हाइट 1/2 मीटर होती है, 50 सेंटीमीटर। और अगली बात यह कि इसमें हमने एक वाइब्रेटर भी रखा होता है। ये मोटर, उस मोटर को वुडन पीस पर रख दिया जाता है ताकि ग्लास को ये इफ़ेक्ट ना करे। बेसिकली ये एक वाइब्रेटर है जिसको हमने सप्लाई के साथ भी अटैच किया हुआ है। ये जब हम रेक्टेंगुलर ट्रे पर, ग्लास ट्रे पर वाटर स्प्रेड कर देते हैं तो फिर इस वाइब्रेटर को ऑन किया जाता है। जब ये वाइब्रेटर ऑन होता है तो उससे वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए, करने के लिए वी नीड अ सोर्स, वाइब्रेटरी फोर्स, वाइब्रेटर चाहिए हमें। तो यहाँ पे ये सोर्स है। द नेक्स्ट पैराग्राफ जो हमें बता रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ये जो वाइब्रेटर है इसको हमने फिक्स किया होता है वुडन प्लेट पर। ऑन सेटिंग ऑन द वाइब्रेटर ऑन, जब हम वाइब्रेटर ऑन करते हैं, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव्स। यही मैंने आपसे शेयर की है। इलेक्ट्रिक बल्ब रखा होता है हमने। वो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास ट्रे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उनका इमेज, शेडो, नीचे हमने ग्राउंड पे एक चार्ट रखा होता है, वाइट पेपर रखा होता है। ये वेव्स पैटर्न जो भी वाटर सरफेस पे ड्यू टू वाइब्रेटर प्रोड्यूस होता है उसका पैटर्न शो करता है। वेव्स का बेसिकली पैटर्न शो करता है ये। तो इस तरह से यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई जा रही है 10.12 साइड पे। तो इस तरह से आपके पास एक सीरीज़ ऑफ डार्क एंड ब्राइट, जो फ्रिंजेस कह लें आप, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, डार्क और ब्राइट पैटर्न नज़र आता है वेव्स का। जो ब्राइट पार्ट होते हैं उनको क्रस्ट कहा जाता है, जो डार्क पार्ट होते हैं उनको ट्रफ कहा जाता है। तो इस तरह से ये वाटर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। आइए अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। अब हमारी बुक में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन की हुई हैं। अब वो जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं और डाइफ्रैक्शन ऑफ वेव्स हैं। तो वो कहते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को सिर्फ सिंपली आप अंडरस्टैंड करें तो वेव्स जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं और दूसरे मीडियम की बाउंड्री से टकरा कर वापस अपने मीडियम में इस तरह से आ जाएं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो, तो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, करैक्टरिस्टिक है वेव्स की, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहा जाता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने कहा कि अगर हम बैरियर रख दें तो बैरियर से क्या होगा, वाटर वेव्स उस बैरियर से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। अब ये किसी एंगल पे भी नहीं रखा हुआ। द रिफ्लेक्टेड वेव्स कैन बी सीन टू ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बताया आपको कि इट इज़ दैट लॉ इन विच एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरह से व्हेन वेव्स मूविंग इन वन डायरेक्शन, वन मीडियम, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक। तो वेव्स का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में
जाना और दूसरे मीडियम से टकरा के अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक करना इन सच अ वे दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस प्रॉपर्टी को, इस करेक्टरिस्टिक को वेव्स की रिफ्लेक्शन वेव्स कहा जाता है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। स्पीड ऑफ वेव जो है इन वाटर डिपेंड्स ऑन डेप्थ ऑफ वाटर। डेफिनेटली जितना वाटर डीप होगा उस लिहाज से स्पीड भी वेव की होगी। अब वो कह रहा है कि अगर हम इस एक ब्लॉक को सबमर्ज करते हैं रिपल टैंक में, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक देन एल्सवेयर। कम शैलो का मतलब कम कम गहरा होना। व्हेन वाटर वेव्स एंटर द रीजन ऑफ शैलो वाटर देयर वेवलेंथ डिक्रीजेस। जैसे ये शैलो वाटर है, अब डायग्राम में भी देखें ज़रा, तो डायग्राम में यही बताया जा रहा है कि जो शैलो वाटर है वहाँ पे वेवलेंथ कम है। तो ये लाहौर बोर्ड में एमसीक्यू आया हुआ है कि शैलो वाटर में वेवलेंथ कम होती है और स्पीड भी कम होती है। फ्रिक्वेंसी जो है इट रिमेन सेम इन बोथ पार्ट्स विद वेदर द वाटर इज़ शैलो और डीप। तो इन डीप वाटर देखें स्पीड इज़ फास्टर जबकि वेवलेंथ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो इस तरह से हम ये बात लाजमी याद रखिएगा। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिपल टैंक की मदद से हम बता सकते हैं करेक्टरिस्टिक, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में तो वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस आ जाती है। पर इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स सेम उसी तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाएगा। तो अब जो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है बेसिकली इसमें वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती ज़रूर है पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन ही मेंशन है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, किसी एंगल पे एंटर होना, तो देन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है डायफ्रैक्शन। अब डायफ्रैक्शन जो है ये वेव्स की आपके सामने दो डायग्राम्स दिखाई जा रही हैं। डायफ्रैक्शन बेसिकली कहते हैं कि अगर वेव्स के रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाए, इफ़ देयर इज़ एन ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ वेव्स, तो वेव्स उस ऑब्स्टेकल रुकावट के लिहाज से बेंडिंग शो करती हैं। तो बेंडिंग प्रोसेस वेव्स का इन फ्रंट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, उसको हम डायफ्रैक्शन कहा करते हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अब देखें तो उसने कहा कि डायफ्रैक्शन का फिनोमिना समझते हैं। स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करवाएं रिपल टैंक में, उनके सामने दो ऑब्स्टेकल्स रखते हैं, उनके दरमियान में वेरी स्मॉल सेपरेशन है जिसे हम स्लिट कहते हैं। जब ये वेव्स पास करेंगी स्मॉल स्लिट में से तो वो स्प्रेड भी करेंगी हर डायरेक्शन में, एजेस से बेंड होंगी। डायफ्रैक्शन वेव्स can only be observed clearly if the size of obstacle is comparable with the wavelength of wave. This is the most important MCQ कि डायफ्रैक्शन वेव होता ही तब है जब स्लिट का जो फासला है और वो स्लिट का जो फासला है वो कंपेरेबल, साइज ऑफ स्लिट या ऑब्स्टेकल इज़ कंपेरेबल विद द लेंथ ऑफ वेव, तब जाके डायफ्रैक्शन होगी, अदरवाइज डायफ्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अब 10.16 भी डायग्राम है, 10.17 भी है। अब नोट करें दोनों केसेस में स्लिट का डिस्टेंस फ़र्क कर रहा है। तो सेकंड केस में डायफ्रैक्शन पैटर्न हो रहा है पर ना होने के बराबर है, क्योंकि इस केस में स्लिट का जो फासला है, साइज़ है, वो वेवलेंथ ऑफ द वेव के साथ कंपेरेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं डायफ्रैक्शन तभी होगी जब साइज ऑफ द स्लिट इज़ कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो इस तरह से डेफिनेशन बन गई, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज़ कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये कॉर्नर्स एजेस से बेंडिंग प्रोसेस है, बट जब उनके दरमियान रुकावट रखी जाए। चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। एमसीक्यू उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इट्स बेस्ट एग्जांपल इज़ ऑप्शन ए, बेस्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए,
मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। इफ़ द mass of bob is of pendulum is increased by a factor 3, the period of pendulum's motion is remain same, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैस पे डिपेंड नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो चैप्टर में पढ़ा अ हेलिकल स्प्रिंग, जिसे हम स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं, ऑप्शन सी। वेव्स ट्रांसफ़र, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एनर्जी, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन। कंडक्शन और रेडिएशन तो 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ये भी एनर्जी मींस हीट को ट्रांसफ़र करने का मेथड है, तो इसलिए वेव मोशन इस चैप्टर में पढ़ा। ऑल ऑफ दिस, इसका बेस्ट ऑप्शन होगा डी। इन अ वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड, ऑप्शन ए। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अ लार्ज रिपल टैंक with a vibrator working with frequency 30 Hz produces complete waves in a distance of 50 centimeter, the velocity of wave। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी मेंशन है, इसमें आपको डिस्टेंस मेंशन है और आप वेलोसिटी मालूम करना है। तो इसमें आप पहले तो फार्मूला लगा सकते हो, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ओके, तो ओवरऑल इस फॉर्म को यूज़ करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन बी, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद लास्ट पे सेकेंड लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दैट इज़ एम्पलीट्यूड। क्योंकि वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का तो आपस में रिलेशन है, एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन सी। द रिलेशन बिटवीन वी, एफ एंड लेमडा ऑफ अ वेव इज़, तो हमने पढ़ा था वी इज़ इक्वल्स टू एफ लेमडा, तो वो ऑप्शन बी है द राइट ऑप्शन। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। आज का टॉपिक हमारा यही था।